नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी को होने वाली आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी के क्रम में ये आपकी हिंदी की तीसरी क्लास है। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। आपको उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न एक बड़ा महत्व रखते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। और सीटेट में तो आपका जो पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करके, ऑप्शन को चेंज करके उसी प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए हिंदी की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके सीटेट की तैयारी के क्रम में 3 क्लासेस आपके ईवीएस की हो चुकी है, मैथ पेडागोजी की एक क्लास हुई है और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि सीडीपी की भी एक क्लास आपकी हो चुकी है। उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप रेगुलर क्लास देखते रहिए। रेगुलर आपको केवल 10 से 12 मिनट का टाइम निकालना है और 10 से 12 मिनट का टाइम अगर निकाल के आप क्लास को देखते हैं तो फिर निश्चित ही आप क्वालिफाई तो कर ही लेंगे। प्रीवियस ईयर केवल क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, बस आपको समझना है, सिलेबस को समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर जो टॉपिक हैं, सिलेबस में आपके जो टॉपिक दिए गए हैं उसी का अलग अलग टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। कल की क्लास में 15 नंबर का क्वेश्चन हो चुका था। अब 16वें नंबर के क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके टॉपिक का नाम है भाषा बोधगम्यता। इससे 15 प्रश्न कल की क्लास में हो चुके थे। 16वें नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास। विद्यालय आने से पूर्व की बात हो रही है, यानी कि बच्चा हो सकता है कि प्री प्राइमरी का हो। ठीक है, प्री प्राइमरी का हो, वही आप मान के चल सकते हैं 4-5 साल के आसपास का बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 5000 वाक्य होते हैं बच्चे के पास। ऑप्शन बी है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। ऑप्शन डी है 5000 शब्द होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 5000 वाक्य होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बच्चों में 5000 शब्द होते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे और संपूर्ण बाल साहित्य, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य, ये तो बिल्कुल भी आप इसको गलत काट देंगे, क्योंकि अभी बच्चा जो है स्कूल से पूर्व की बात हो रही है, विद्यालय से पूर्व की बात हो रही है। तो उस टाइम तक बच्चा जो है अपनी भाषा, जो अपनी भाषा है, जो उसकी मातृभाषा है, उसमें उस सारी चीज़ों को समझ जाता है। मातृभाषा में उसे जो भी कहा जाता है सारी बातों को वो समझने लग जाता है। तो अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना इस टाइम तक बच्चे में हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो बच्चे में संप्रेषण का जो माध्यम होता है वो होना चाहिए आपकी मातृभाषा, क्योंकि बच्चा जो है प्रारंभ से ही जब वो बोलना प्रारंभ करता है, बोलने का प्रारंभ मतलब है जब म प बा कुछ भी बोलना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखता है, सुनता है, समझता है और बोलता है। तो सबसे पहले संप्रेषण का जो माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और सी टेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो मातृभाषा शब्द है आपका एक की पॉइंट्स है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर का है, अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न में उन्हें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। ऑप्शन बी है स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप स्वयं देंगे, क्योंकि बच्चे को यहाँ सीखने का अवसर देना है। आप स्वयं लिख के दे देंगे तो क्या मतलब होगा? ऑप्शन सी है उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे। ऐसा भी नहीं कि आप मना करेंगी, कुछ अलग तरीके का प्रयोग करेंगी, यानी कि उस बच्चे के लिए आप अलग टीएलएम का प्रयोग करेंगी। ये आप कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग से उस बच्चे के लिए उपलब्ध कराएंगे जो कि विशेष रूप से दृष्टिबाधित है, चाहे वो जिस भी चीज़ से हो, दृष्टिबाधित हो, या फिर उसको देखने में समस्या हो सकती है, सुनने में समस्या हो सकती है, बोलने में समस्या हो सकती है। तो कोई भी अगर उसको ऐसी समस्या है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसे कहेंगे कि आप अपने सहपाठी से पूछ कर लिखिए। ये भी बात गलत हो गई। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि प्रश्न में उसे बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आप परिवर्तन कर देंगी।
ठीक है, कुछ ऐसा परिवर्तन करेंगे कि वो बच्चा जो दृष्टिबाधित है वो भी उसको कर सके, इस प्रकार के उसको प्रश्न देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस टॉपिक से 18 प्रश्न आपके हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका टॉपिक है भाषा मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ये राजस्थान टेट में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, क्या दोष है वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में? ऑप्शन ए देखेंगे, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। ऑप्शन बी है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। ऑप्शन सी है, इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो वर्तमान अगर शिक्षा प्रणाली की दोष देखा जाए तो ये सभी आपके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ का मतलब आप सभी जानते होंगे, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, कौन सा सही है आप उसको टिक कर दीजिए, यही होता है वस्तुनिष्ठ। तो पूछ रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है, क्यों उपयोगी है? रटाई से मुक्ति, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम व्याप्ति, ऑप्शन सी है निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का हित। तो इसकी उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन, इससे हो पाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो OMR सीट का जांच होता है या प्रश्नों की जो जांच होती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी प्रकार का पक्षपात का अवसर नहीं रहता है। इसकी जाँच जो है कंप्यूटर द्वारा सामान्यतः होती है, तो किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होता है। अगर वहीं पर कोई व्याख्या वाला ऐसा आपका हो रहा है, लिखित परीक्षा हो रही है जिसमें पूरा व्याख्या करना है, आपको लिखना है, तो उसमें भेदभाव देखी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा संदेह होता है कि उसकी जो उपयोगिता है वो उतनी नहीं है जितना कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किसने किया है? ब्लूम ने किया है। ब्लूम की जो थियरी है उसको आपको अलग से सब बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। बस इतना आप जान जाइए कि त्रिमुखी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है, किसने बताया है? ब्लूम ने बताया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है भाषा की कक्षा में? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ऑप्शन बी है, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ऑप्शन सी है, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। ऑप्शन डी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर देखेंगे सटीक जो आंसर आपका लग रहा है वो यही लग रहा है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी होगी तभी वे अपने जो भी चीज़ें सिखाएगा, समझाएगा, बच्चे उसको प्रभावशाली ढंग से सीख पाएंगे। तो ज़्यादा महत्व का यही होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए है, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है उसको संस्कृत आता है। ठीक है, ऑप्शन इसको काट देंगे। ऑप्शन बी है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे जो है विद्यालय में जाते हैं तो मातृभाषा के साथ ही जाते हैं वो। ठीक है, तो पहले तो उनको मातृभाषा में ही सिखाना है, मातृभाषा के साथ ही सिखाते सिखाते जो है अन्य भाषा को आप सिखाएंगे। पहले मातृभाषा में ही बच्चा सहज होता है। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे। ऑप्शन सी है, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दे। तो बिल्कुल भी ये गलत बात है, बधे बधाए जवाब नहीं देना है, बिल्कुल मुक्त अंत वाला प्रश्न होना चाहिए। मुक्त अंत वाला यानी कि कोई भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो ये नहीं कि उसका केवल एक बधा बधाया ही आंसर हो, उसको कई प्रकार से बच्चे उसका आंसर दे पाएँ। इस संबंधित कुछ प्रश्नों को आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी आप ये जान लीजिए कि बधे बधाए नहीं होनी चाहिए, आंसर जो है मुक्त होनी चाहिए, यानी कि बधे बधाए जवाब सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। ऑप्शन बच्चे सवालों के बधे बताए जवाब दें, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जवाब न दें ये सही होगा, बधे बधाए जवाब न दें ये आपका सही होगा, यानी कि मुक्त जवाब दें, मुक्त अंत वाला प्रश्न हो। बधे बधाए जवाब दें ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला यहाँ पर देखेंगे, 6वां नंबर का प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी है, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बिल्कुल बच्चों को ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना है जिसमें कि वो आसानी से सीख सके, यानी कि समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है,
प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरों की बात समझना सीखना, ऑप्शन बी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ऑप्शन सी है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ऑप्शन डी है अपनी बात कहना सीखना। तो ज़्यादा इसमें जो महत्व का है ऑप्शन सीखने सिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना ही जो है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है? किससे संभव है? तो ये पोर्टफोलियो से संभव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने सिखाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने सिखाने की क्षमता का आकलन जो है ज़्यादा महत्व का होगा यहाँ पर। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निबंध लिखने की योग्यता ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देना है आपको? निबंध लिखना वो एक रटने वाली प्रक्रिया हो गई, व्याकरणिक नियम, काव्य सौंदर्य, ये सभी अलग चीज़ें हो गई। बस सीखने की क्षमता का आकलन जो है ज़्यादा यहाँ पर महत्व का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है। तो भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन जो होता है ये सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में आगे के प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और इसी तरह से डेली आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सॉल्व कराए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो अपना जो आपका सिलेबस है वो धीरे धीरे ऐसे कवर होता रहेगा। जो भी आपका सिलेबस है अलग अलग टॉपिक वाइज ही यहाँ पर आपसे को रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप ये समझ जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका की पॉइंट्स क्या है, क्या ऑप्शन में है तो वो आपका राइट आंसर होता है, और हर बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।